हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी 9th पहले वाली 8 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HP टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो जो आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम HP टेट के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि HP टेट आर्ट्स हो गया, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और जो डेली की क्लास कर रहे होंगे उन्हें खुद पता लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट होते हैं। इतना ज़रूर है कि इस बार जो क्वेश्चन मेडिकल में है वो नेक्स्ट टाइम आपको किसी और टैट में देखने को मिले, मतलब जैसे कि आर्ट्स में हो गया, JBT, शास्त्री। तो इस प्रकार से जो है ये वाले क्वेश्चन आपको एक दूसरे के टैट में रिपीट होते दिख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, GK एंड बायोलॉजी क्लासेस जो है अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। और अगर क्लासेस अच्छी लगें तो कमेंट कर दें, फिर तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ए टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज दे। अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका दृश्य श्रव्य साधनों व गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा यहाँ से सही लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ लेने होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है, तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा इन चारों में से जो लग रहा है, बाकी ऑप्शन आपने खुद पढ़ लेने हैं, वो रहेगा डी। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। 16. Where was the first psychological experimental laboratory set up? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और इसी सीरीज में ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है कि वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप। ऑप्शन जो सही रहेगा वो है डी, लिप्जिंग, जर्मनी में। ऑप्शन डी। और कई बार यहीं से क्वेश्चन दूसरा निकल जाता है कि दी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो सही आंसर रहेगा उसके लिए विल्हम वुंड। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विल्हम वुंड ने ही स्थापित की थी। की कहाँ थी? लिप्जिंग, जो कि जर्मनी में है। तो ये आपने इतना याद यहाँ से रखना है। आवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। आत्म गौरव, सब चेतना, सब दक्षता और आत्म निगरानी। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हो तो उनको ढंग से उनके सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो, और जो सीधा हो उसका ऑप्शन पढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साइको में अगर हम ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो तो वहीं से आंसर निकल जाता है। तो सही ऑप्शन जो इन चारों को देख के लग रहा है वो रहेगा ए, आत्म गौरव, सेल्फ एस्टीम। 18 ये सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन रहेगा डी, इसके लिए सही न्यूरॉन। नेक्स्ट रहेगा 19, विच वन इज द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी इन एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। पहली बात तो ये सुन लीजिए यहाँ पे कि साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो रहेगी एरिक्सन की। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही और निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड दिया गया है 2 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स और 3 to 5 ईयर्स। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होती है, इसके लिए जो टाइम पीरियड रहता है ऑप्शन बी सही रहेगा, 6 to 12 ईयर्स। और भी मैं आपको इसकी 8 टोटल स्टेजेस रहेंगी, उसमें मैं बता देती हूँ कि टाइम पीरियड जो है वो कब से कब तक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बाकी तो स्टेज ऑफ ट्रस्ट में इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, ये सब कुछ आएंगे, पर जब मैं डीप करवाऊंगी तब आपको बता दूंगी। मैं सिर्फ आपको 8 वो लिखवा दूंगी अभी और उसका टाइम बता दूंगी। तो फर्स्ट पे रहेगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक, 1.5 ईयर्स तक। सेकंड पे रहेगी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम।
ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। इसके लिए टाइम जो रहेगा वो रहेगा 1.5 ईयर्स से लेकर 3 ईयर्स तक। नेक्स्ट रहेगी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। टाइम रहेगा इसके लिए 3 ईयर टू 6 ईयर, 3 to 6 ईयर। बाकी 4th नंबर वाली मैंने आपको करवा दी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियरिटी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 6 to 12 ईयर्स के बीच में। फिर 5th नंबर पे रहती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पेपरों में बन जाता है। तो इन सारी को आपने याद कर लेना, बाकी एक दिन मैं आपको इसका टेबल भी दिखा दूंगी। इंडस्ट्री वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, सॉरी शायद मैंने इंडस्ट्री बोल दिया। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न ये होती है 12 ईयर्स टू 20 ईयर्स के बीच में। नेक्स्ट रहेगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके लिए टाइम्स रहता है 20 ईयर्स टू 45 ईयर्स के बीच में। नेक्स्ट रहती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, टाइम पीरियड रहेगा 45 to 65 ईयर्स। और लास्ट रहेगी ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। टाइम रहेगा 65 ईयर्स एंड एबव। तो हल्का हल्का आपने यहाँ से इसे याद रखना है, क्योंकि कोई भी यहाँ से पूछ सकते हैं और टाइम पीरियड पूछा जाता है। बाकी मैं आपको टेबल भी बाद में दिखा। 20 व्हाट इज द कंडीशनल स्टिमुलस इन Pavlov कंडीशनिंग थ्योरी। तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो Pavlov की थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग को मेनली जो पेपरों में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि और किस नाम से जाना जाता है। तो पायनियर कंडीशनिंग आपने याद रखना है। पायनियर कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों एक ही है। इसी को ही रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर कोई भी नाम पेपरों में आता है तो आप उसे पहचान जाओगे, और इतना आसान वो डालते भी नहीं हैं। तो इनका पूरा नाम रहेगा इवान Pavlov, जो कि एक रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये डेट्स भी आपने याद रख लेनी है, हो सकता है कहीं आपसे पूछ ली जाए। तो सही ऑप्शन जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ए, बेल। अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, उसको आपने याद रखना है, क्योंकि बाकी आपको थ्योरी तो जब ये ख़त्म होते हैं उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको करवा दूंगी, पर उससे पहले भी आपको बीच में ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपको तब तक मैक्सिमम जो है वो याद हो चुका होगा। फिर आपको समझने में भी आसान रहता है कि इसमें अब और क्या क्या आएगा। तो आप पहले टेबल ही देख। कई बार मैंने पहले भी बताया है कि इसमें एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो एक डॉग पे हुआ है। बाकी आप इस टेबल को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम टाइम यहीं से ही बन जाता है, और पीछे जो भी आपने क्वेश्चन किया वो भी यहीं से था। पहले रहेंगी स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग, या आप इन्हें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी बोल सकते हो। नेक्स्ट रहता है नेचर ऑफ स्टिमुलस, ये जो मैंने लिखा है ये सारा नेचर ऑफ स्टिमुलस है। और नेक्स्ट रहेगा नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। तो पहला स्टेप 1 बोलो या बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये जो यूएस मैंने लिखा हुआ है ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको ध्यान में रखना। बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है वो फूड होता है, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो निकल के आता है वो होता है फिर स्लाइवा। चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा,
ठीक है, जब आपको मैं समझाऊंगी तब आपने थ्योरी में अच्छे से कर लेना है। बाकी आपने पहले ही इतना याद रखना, अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हो और इतना भी पढ़ के जाते हो तब भी आपका काम जो है वो बन जाएगा। थ्योरी तब जरूरी है अगर कोई डीप क्वेश्चन वहाँ से बन जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा स्टेप 2, या इसे आप बोल सकते हो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान। तो इसमें जो है साउंड ऑफ द बेल क्या है, वो है कंडीशनल स्टिमुलस। साउंड ऑफ द बेल भी लिखा आ सकता है पेपर में और सीधा बेल भी लिखा होता है। तो साउंड ऑफ द बेल क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, और इसमें प्लस फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या रहता है, स्लाइवा। नेक्स्ट आपको स्टेप 3 देखने को मिलेगा, ये एक एनसीईआरटी का टेबल रहेगा। स्टेप 3 या इसे आप आफ्टर कंडीशनिंग बोल लो, इसमें फिर से साउंड ऑफ द बेल क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस, और स्लाइवा क्या रहता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके नीचे आ गया, यहाँ से आप देख लो स्लाइवा क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स। अब आप एक बात यहाँ से नोटिस करना, पेपर में जब भी आपको फूड मिलेगा तो फूड हर टाइम ही क्या रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। सीधा इतना याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो यहाँ से देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, फूड है। दो ही कंडीशन में आपको ये फूड देखने को मिलेगा और जब भी मिलेगा ये अनकंडीशनल स्टिमुलस ही होगा। मैं पूरा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो यूएस का अर्थ रहेगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर सीएस ही शॉर्ट में लिखा हो तो उसका अर्थ होता है कंडीशनर, कंडीशनड स्टिमुलस। और यूआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट में इसको क्यों लिखा गया है, ये भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है और ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो यू का मतलब है अनकंडीशनड और एस का मतलब है स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स और सी एस, तो सी का अर्थ रहेगा कंडीशनड और एस का रहेगा स्टिमुलस। तो इतना अब आपको मैंने वैसे भी बता दिया, तो कंफ्यूज मत होना। पेपरों में कई बार यूएस शॉर्ट में भी लिखा आता है और कई बार पूरा भी होता है। तो जब भी फूड आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो ये हमेशा अनकंडीशनल स्टिमुलस ही होगा। पूरे टेबल में देख लो, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस ही आपको मिलेगा। अगर आपसे बेल पूछी जाए तो हर केस में आपको क्या मिलेगी, कंडीशनल स्टिमुलस ही होती है। तो बेल कंडीशनल स्टिमुलस, तो इतना आपने याद रखना कि पैरेलल कंडीशनिंग से क्वेश्चन बनता है, अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस से बनेगा तो वो फूड रहता है, अगर कंडीशनल स्टिमुलस से बनेगा तो वो बेल होती है। अब एक बच जाता है यहाँ पे स्लाइवा। स्लाइवा दो केसेस में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है और एक केसेस में कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ये वाला आप देख लो, ऊपर कर देती हूँ मैं, फिर ये ढकेगा नहीं। तो ये क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये आपको जब भी आप ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तब आपको देख के ही पता लग जाएगा वहाँ पे कि कौन सा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, मतलब स्लाइवा कब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है और कब कंडीशन रिस्पॉन्स है। बाकी फूड और बेल तो ईजी रहेंगे। फूड जब भी आएगा वो अनकंडीशनल स्टिमुलस ही होगा और बेल जब भी आएगी वो कंडीशनल स्टिमुलस ही रहेगा। बाकी ये आपको वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया ही इस प्रकार से होता है कि आप पहचान सको कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो बाकी ये दो तो आपको फूड और बेल तो डायरेक्टली क्लियर हैं कि जब भी आएंगे तो आपको फूड को सीधा अनकंडीशनल स्टिमुलस ही कहना है और बेल जो है वो हमेशा कंडीशनल स्टिमुलस ही रहेगा। बाकी फ़र्क पड़ेगा सिर्फ स्लाइवा पे। तो स्लाइवा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि आप पहचान जाओगे कि कब जो है स्लाइवा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है और कब जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको यहाँ से एक और बता देती हूँ। देखिए ये जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसे नेचुरल स्टिमुलस भी कहा जाता है। अनकंडीशन का क्या अर्थ हुआ, मतलब वो नेचुरल है, नेचुरल स्टिमुलस। क्योंकि पेपरों में कई बार अनकंडीशनल स्टिमुलस ना लिख के नेचुरल स्टिमुलस लिखा होता है। और दूसरा
अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है इसे नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। नेचुरल रिस्पॉन्स, अनकंडीशन का अर्थ क्या होता है? नेचुरल। बाकी अगर कंडीशन स्टिमुलस आएगा, कंडीशनड स्टिमुलस, तो कंडीशनल स्टिमुलस को जो है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं हो, मैन मेड हो। कंडीशनड स्टिमुलस, इसी को जो है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी कहा जाता है। तो ये एक ही है दोनों चीज़ें। अब इसमें ही आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होते रहना कि ये क्या है, ये क्या है। तो अनकंडीशनल जब भी आएगा तो उसे नेचुरल भी लिखा जा सकता है और कंडीशन आएगा तो उसे आर्टिफिशियल भी लिखा हुआ होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन सीधा था, व्हाट इज कंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी, CS, शॉर्ट में CS। तो अब मैंने जब आपको पहले वहाँ पे टेबल में बताया है कि जब भी कंडीशनल स्टिमुलस की बात होगी तो हमेशा ही बेल ही रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। बाकी अब भी समझ ना आई हो आपको ये चीज़ तो ज़रूर कमेंट करें, फिर से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी। 21 हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग। तो ऑप्शन दिए गए हैं मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी, इंटरेस्ट। तो एनकोडिंग कहाँ पे होती है? ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही रहेगा, ये मेमोरी का तत्व है। 22 सीधा क्वेश्चन रहेगा ये, इसको जरूर याद रखें। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए सही रहेगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बिल्ली के ऊपर था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए तो फिर आपके माइंड में वो क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मानव की विभिन्न क्षमताओं का जो संवहन है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन जो सही रहेगा इसमें से वो रहेगा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 द कंडीशंस विच डायरेक्ट्स ए पर्सन टुवर्ड हिज गोल इज कॉल्ड। प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है, देखिए यहाँ से कौन सी हो सकती है? लर्निंग हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है या फिर इमोशन हो सकती है। तो प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा 25 द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो मैंने आपको थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग बताए थे, जहाँ पे प्राइमरी में मैंने आपको 3 लॉज बताए थे। तो उसमें रहते हैं, पहला लॉज मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सेकंड रहेगा, पहला रहेगा लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बोलो। तीसरा रहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों जो है वो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज में रहते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए कि किस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है इसे ही लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रैक्टिस मतलब बार बार किसी चीज़ को दोहराना, उसकी प्रैक्टिस करना। तो किस पे डिपेंड होगा, कौन सा लॉ इसके बीच में रहेगा इसके? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, जो कि क्वेश्चन पढ़ के ही सीधा पता लग रहा था। तो इस प्रकार जब ये पीछे आए नहीं थे लॉस, उससे पहले ही मैंने आपको थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज सारे बता दिए थे कि 3 होते हैं और ये होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ही आगे क्वेश्चन बन गया है। तभी मैं बोलती हूँ कि जब भी पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ो कि ताकि आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिले तो फिर आप उसे छोड़ के ना आओ, आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो
क्योंकि तभी फिर हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ। थैंक यू।